नमस्कार दोस्तों। कहानियों की श्रृंखला में आज सुनेंगे सुप्रसिद्ध कथाकार दीपक शर्मा जी की कहानी उपज छाया। तो आइए सुनते हैं कहानी। बहन मुझसे 1955 में बिछुड़ी। उस समय मैं 10 वर्ष का था और बहन 12 की। तू आज पिछाड़ी गई थी। एक शाम हमारे पिता की आवाज़ हम बहन भाई के बाल कक्ष में आ गूंजी। बहन को हवेली की अगाड़ी पिछाड़ी जाने की सख्त मनाही थी। अगाड़ी इसलिए क्योंकि वहां अजनबियों की आवाजाही लगी रहती थी। लोकसभा सदस्य मेरे दादा के राजनीतिक एवं सरकारी कामकाज अगाड़ी ही देखे समझे जाते थे। और पिछाड़ी इसलिए क्योंकि वहां हमारा अस्तबल था, जहां उन दिनों एक लोहार परिवार घोड़ों के नाल बदल रहा था। मैं ले गया था। बहन के बचाव के लिए मैं तत्काल उठ खड़ा हुआ। उसे साथ घसीटने की क्या जरूरत थी। पिता ने मेरे कान उमेठे। लड़की ही सयानी होती तो मना नहीं कर देती। दरवाजे की ओट सुनाई दे रही चूड़ियों की खनक हमारे पास आन पहुंची। पिछले वर्ष हुई हमारी माँ की मृत्यु के 1 माह उपरांत हमारे पिता ने अपना दूसरा ब्याह रचा डाला था और हमारी सौतेली माँ उस छवि पर खरी उतरती थी जो छवि हमारी माँ ने हमारे मन में उकेर रखी थी। रामायण की कैकेयी से लेकर परी कथाओं की चुड़ैल रूपी सौतेली माँ के हवाले से। भूल मेरी ही है। बहन पिता के सामने आ खड़ी हुई। घोड़ों के पास मैं ही भाई को लेकर गई थी। घोड़ों के पास या लोहारों के पास? नई माँ ठुनकी। उस लोहार परिवार में 3 सदस्य थे, लोहार, लोहारिन और उनका 18-19 वर्षीय बेटा। हमें घोड़ों के नाल बदलते हुए देखने थे। मैं बोल पड़ा, और वे नाल वे लोहार लोग बदल रहे थे। वही तो। नई माँ ने अपनी चूड़ियां खनकाईं। टुटपुंजिए बेनाम उन हथौड़ियों के पास जवान लड़की का जाना शोभा देता है क्या? वे टुटपुंजिए नहीं थे। मैं उबल लिया। एक बैलगाड़ी के मालिक थे, कई औजारों के मालिक थे और बेनाम भी नहीं थे। गाड़ुलिया लोहार थे, हमारी तरह चित्तौड़गढ़ के मूल निवासी थे। लो, नई माँ ने अपनी चूड़ियों को एक घुमावदार चक्कर खिलाया। उन लोगों ने हमारे संग साझेदारी भी निकाल ली, हमारी लड़की को अपने साथ भगा ले जाने की जमीन तैयार करने के वास्ते। आप गलत सोचती हैं। मैं फट पड़ा। वे लोग हमसे रिश्ता क्यों जोड़ने लगे? वे हमें देशद्रोही मानते हैं क्योंकि हम लोगों ने पहले मुगलों की गुलामी की और फिर अंग्रेजों की। ऐसा कहा उन्होंने। हमारे पिता आग बबूला हो लिए। यह पूछिए, ऐसा कैसे सुन लिया इन लोगों ने? और यही नहीं, सुनने के बाद इसे हमें भी सुना दिया। यह सच ही तो है। पहली बार उन दोनों का विरोध करते समय मैं सिकुड़ा नहीं, कांपा नहीं, डरा नहीं। जभी तो हम लोगों के पास यह बड़ी हवेली है, वॉक्स वैगन है, 10 घोड़े हैं, एम्बेसडर है, 3 गायें हैं, 2 भैंसे हैं। क्या बकते हो? पिता ने एक जोरदार तमाचा मेरे मुंह पर दे मारा। भाई को कुछ मत कहिए। बहन रोने लगी। दंड देना ही है तो मुझे दीजिए। देखिए तो, नई माँ ने हमारे पिता का बिगड़ा स्वभाव और बिगाड़ देना चाहा। कहती है दंड देना ही है तो मानो यह बहुत अबोध हो, निर्दोष हो, दंड की अधिकारी न हो। दंड तो इसे मिलेगा ही मिलेगा। हमारे पिता की आंखें अंगारे बन लीं। लेकिन पहले भड़कुए अपने साइस से मैं उनका नाम पता तो मालूम कर लूं। वही उन्हें खाना बदोशों की बस्ती से पकड़कर इधर हवेली में लाया था। उन लोहारों को तो मैं भी देखना चाहती हूँ। नई माँ ने आह्लादित होकर अपनी चूड़ियां खनका दी। जो हमारे बच्चों को ऐसे बहकाए भड़काए हैं, उन्हें तो अब पुलिस देखेगी, पुलिस धरेगी। बाबूजी के दफ्तर से मैं एसपी को अभी फोन लगवाता हूँ। हमारे पिता हमारे बाल कक्ष से बाहर लपक लिए। बहन और मैं एक दूसरे की ओर देखकर अपनी अपनी मुस्कुराहट नियंत्रित करने लगे। हम जानते थे वह लोहार परिवार किसी को नहीं मिलने वाला। वह चित्तौड़गढ़ की ओर रवाना हो चुका था। उस दोपहर जब मैं पिछली 3 दोपहरों की तरह अस्तबल के लिए निकलने लगा था,
तो बहन मेरे साथ ही होली थी। आज साइस काका की छुट्टी है और नई माँ आज बड़े कमरे में सोने गई हैं। बड़ा कमरा मेरे पिता का निजी कमरा था और जब भी दोपहर में नई माँ उधर जाती, वे दोनों ही लंबी झपकी लिया करते। अपने पिता और नई माँ की अनभिज्ञता का लाभ जैसे ही बहन को उपलब्ध हुआ था, उसे याद आया था स्कूल से उसे बग्घी में लिवाते समय साइस ने उस दोपहर की अपनी छुट्टी का उल्लेख किया था। पुराना होने के कारण वह साइस हमारे पिता का मुंह लगा था और हर किसी की खबर उन्हें पहुंचा दिया करता, और इसी डर से उस दोपहर से पहले बहन मेरे संग नहीं निकला करती थी। वैसे इन पिछली 3 दोपहरों की अपनी झांकियों का खाका मैं बहन को रोज देता रहा था। कैसे अपनी कर्मकारी के बीच लोहार लोहारिन और लोहार बेटा गपियाया करते और किस प्रकार कर्मकारी उन तीनों ने आपस में बांट रखी थी। लोहार बेटा मोटी अपनी रेती और छुरी से बंधे घोड़े के तलवे और खुर के किनारे बराबर बनाता। लोहार अपने मिस्त्री खाने के एक झोले में से अनुमानित नाप का यू आकृति लिए एक नया नाल चुनता और उसे सुगठित रूप देने के लिए पहले झनझना रही चिंगारियों से भरी भट्टी में झोंकता और फिर ठंडे पानी में। लोहारिन अपनी धौंकनी से भट्टी में आग दहकाए रखती और जब नाल तैयार हो जाता तो उसे बंधे घोड़े के पैर पर ठोंक दिया जाता हथौड़ों से, पिता पुत्र द्वारा। बहन यह भी जान ली थी हथौड़ों की टनटनाहट के बीच बंधे घोड़े खूब हिनहिनाया करते। जब भी वह भी उस झांकी को साक्षात देखना चाहती थी। उस दोपहर जब हम भाई बहन वहां पहुंचे तो लोहार परिवार को हमने अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के चित्तौड़गढ़ की एक सभा में दिए गए भाषण पर चर्चा करते हुए पाया। सुनते तो यही हैं। उस दिन क्रौकोली, सिंगोली, कचनारा, नीमच, नीम बहरा, नाथ द्वारा, भानपुरा, शाहपुरा, तोड़गढ़, देवगढ़, सभी दूर पड़ोस के गाड़ुलिया लोहार हजारों की संख्या में वहां जमे थे। लोहार कह रहा था। आप कौन हो बिटिया? लोहारिन ने बहन से पूछा। संकोचवश उन पिता पुत्र ने बहन को अनदेखा कर दिया था। यह मेरी बहन है, 7वीं जमात में पढ़ती है। पढ़ती होगी, जरूर पढ़ती होगी। लोहारिन ने बहन को सिर से पैर तक निहारा। हड़बड़ाकर बहन लोहार की ओर मुड़ ली। ये गाड़ुलिया लोहार कौन होते हैं? जो लोग हमें मात्र धौकिये या हथौड़िये समझते हैं, वे नहीं जानते हम गाड़ुलिया लोहार हैं, गाड़ी वाले लोहार। चित्तौड़गढ़ के राजपूत राजा लोग के हथियार बनाया करते थे, लेकिन जब अकबर ने चित्तौड़ जीत लिया तो हमें हमलावर के हथियार बनाने मंजूर नहीं रहे और हम वहां से निकल पड़े। लोहार बेटे ने अनुबद्ध अपने घोड़े के खुर की दिशा से बहन की दिशा में अपनी गर्दन उठाकर उसे एक बल खिलाया। उस हमले के बाद चित्तौड़ में कुछ बचा भी नहीं था। बहन ने कहा, हमारी माँ बताया करती थी 30,000 तो नागरिक ही मार डाले गए थे। फिर जिनकी राजपूतानियों ने सामूहिक जौहर में अपने प्राण त्याग दिए थे। शहर के भव्य प्रवेश द्वार उनके कब्जों से उखाड़कर आगरे भेज दिए गए थे और वे बड़े बड़े नक्कारे जिनके बजाने पर जनता को राजा के आने जाने की खबर दी जाती थी, वे नक्कारे चित्तौड़ से उठाकर अकबर के दरबार में पहुंचा दिए गए थे। हाँ, सुना तो हमने भी है। लोहारिन ने अपना मुंह धौंकनी से हटाया कि चित्तौड़ फिर साल दर साल ऐसे उजाड़ में बदल गया था कि उसमें जंगली जानवर और चीते अपना अड्डा बनाने लगे थे। सन 1568 में अकबर ने महाराणा प्रताप के पिता महाराणा उदय सिंह द्वितीय से उनके राज्य मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ जीत ली थी और महाराणा उदय सिंह अरावली पर्वतमाला की गिरी पीठ में अपना नया नगर उदयपुर बसा लिए थे। मगर हम गाड़ुलिया लोहार जब चित्तौड़ छोड़े तो एक सौगंध के साथ छोड़े। लोहार बेटे ने अपनी गर्दन को फिर एक बल खिला दिया। महाराणा प्रताप जैसी सौगंध? मैंने पूछा। अपने राज्याभिषेक के संपादित होते ही महाराणा प्रताप ने सौगंध ली थी
जब तक वे चित्तौड़ को अकबर से वापस नहीं जीत लेते, वे राजसी बिस्तर पर नहीं, झोपड़ी में रहेंगे। राजसी भोज नहीं, जंगली सरस फल, आखेट, मछवाही एवं घास की रोटी से पेट भरेंगे। और उन्होंने जीवन पर्यंत यह सौगंध निभाई भी। हालांकि अकबर के संग 30 वर्ष के निरंतर संघर्ष के अंतिम 10 वर्षों में वे अपने मेवाड़ राज्य का अधिकांश भाग वापस जीत लेने में सफल भी हो चुके थे और केवल चित्तौड़ और मंडलगढ़ जीतने ही बाकी थे, जब 56 वर्ष की आयु में मृत्यु ने उन्हें प्राप्त कर लिया। वरना ये दो भी जीत ही लेते। हमारी सौगंध भी कम मुश्किल नहीं थी। लोहार अपने हाथ के नाल से खेलने लगा। आपकी सौगंध क्या थी? बहन ने पूछा। अनजानी हर नई बात जानने की उसमें उत्कट इच्छा रहा करती। अंधेरा हो जाने पर हम दिया नहीं जलाएंगे, लोहार बोला। किसी भी गांव या शहर की आबादी के अंदर रात नहीं बिताएंगे। कुएं से पानी भरेंगे तो रस्सी का सहारा नहीं लेंगे। सोएंगे तो चारपाई औंधी रखेंगे। जभी तो उस भाषण के दिन प्रधानमंत्री ने सबसे पहले हमारी उस सौगंध की निशानी के रूप में औंधी रखी गई एक चारपाई ही को सीधी दिशा में पलटा था। लोहार बेटा अपने मौज के ज्वार पर सवार हो लिया। फिर वहां जमा हुए हम लोहार लोगों को उस पुल पार करने का न्योता दिया था, जहां हम लोगों के स्वागत में गुलाब की पंखुड़ियां बिछाई गई थी। और भाषण में कहा क्या? मैं भी उसकी मौज में बह लिया। दूर पड़ोस के सभी गाड़ुलिया लोहारों को चित्तौड़ लौट आने को बोला। वहां सरकार अब हमें छत देगी, नौकरी देगी, छात्रावास देगी, वोट का अधिकार देगी, अपना नेता बनने बनाने का अवसर देगी। तो आप भी चित्तौड़गढ़ चले जाओगे? मैंने पूछा। आपके अस्तबल का बस यह आखिरी घोड़ा है, लोहार ने कहा। इसकी नाल ठोकेंगे, अपनी मजदूरी उठाएंगे और चित्तौड़गढ़ के लिए निकल लेंगे। वहां पहुंचेंगे कब? अब बैलगाड़ी से जा रहे हैं। लोहार बेटा तिख हो लिया। किसी मोटर गाड़ी या चील गाड़ी से तो जा नहीं रहे। चील गाड़ी? मैंने उसे सहज करना चाहा। अरे वही आप नेता लोगों का हवाई जहाज, चील की तरह आसमान में उड़ान लेता है ना। वह थोड़ा मुस्कुराया। आप लोग की वह छोटी मोटर गाड़ी तो खूब गोल मटोल है, भृंग जैसी सूरत है उसकी। पति की ओर देखकर लोहारिन हंसने लगी। यह मैंने बहुत बाद में जाना कि फॉक्स वैगन को सबसे पहले नाजियों की जर्मन लेबर फ्रंट ने सन 1937 में कम दाम की पीपल्स कार के रूप में तैयार किया था और दूसरे विश्व युद्ध के बाद उसी कारण उसकी बिक्री बहुत नीचे चली गई थी, जो फिर 1960 में जाकर सुधरी थी। खालिस विलायती गाड़ी है अम्मा। लोहार बेटे ने हाथ की छुरी को हवा में लहराया। जरूर किसी अंग्रेज ने इन्हें इनाम में दी होगी। क्या मतलब? बहन तमकी। मतलब यह कि आपके दादा अंग्रेजों के जमाने में उनके साथ थे। आपको मालूम होना चाहिए वे कांग्रेस की टिकट से चुनाव जीते हैं। मालूम है, सब मालूम है। पहले वे अंग्रेजों के साथ थे, कांग्रेसियों के साथ नहीं। कैसे? कांग्रेसियों के साथ होते तो गलियों बाजारों में भारत छोड़ो का नारा लगाते, अपनी हवेली में अंग्रेजों को दावतें न खिलाते, खद्दर पहनते, विलायती नहीं, विलायती जलाते, लाठी खाते, जेल काटते। आप हम लोगों का इतिहास नहीं जानते, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। बहन का अंतर्वेग उसके स्वर में छलक आया। पीछे से हम महाराणा प्रताप के उस रक्षक दल के वेश से हैं जो हल्दी घाटी की लड़ाई में झाला सरदार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अकबर की मुगल सेना का सामना किए थे। यह झाला सरदार कौन था? लोहारिन ने पूछा। मान सिंहन नाम था उसका, मैं बोला। मगर मान सिंह तो उस समय मुगलों का सेनापति था, जिसके हाथी के मर्दाने से चेतक घायल हुआ था जब उसने उसकी सूंड पर अपने पैर जा टिकाए थे। लोहार बेटा हल्दी घाटी का इतिहास शायद पूरा नहीं जानता था। आप उलझो नहीं, बहन झल्लाई। वह मान सिंह था और यह मान सिंहन, झाला लोगों का सरदार और भामा शाह की तरह ही
अपने आदमियों के साथ महाराणा प्रताप का सहचर रहा था। भीलों ने जहां अपने तीरों के जोर से ढेरों दुश्मन गिराए, वहीं झाला लोगों ने अपनी तलवारों के जोर से। फिर और साथ में एक अफगान सरदार भी था, हाकिम खां सूर। और झाला सरदार के साथ एक बड़ी दिलचस्प कहानी भी जुड़ी है। मैं उत्साहित हो उठा। हुआ यूं कि महाराणा प्रताप ने जैसे ही मुगल सेनापति मान सिंह पर अपना बल्लम छोड़ा, वह झुक लिया और उसका महावत मर गया। उधर महाराणा प्रताप को बंदूक की एक गोली आ लगी। तलवार और बर्छी से 3 घाव उन्हें पहले ही लग चुके थे। ऐसे में उनके सेनापतियों ने उनके कपड़े और मुकुट झाला सरदार मान सिंह को पहना दिए, ताकि घायल महाराणा अपने चेतक के साथ दूर निकल लें। यहां आपको यह बताता चलूं, 21 जून 1576 के दिन हुई हल्दी घाटी की यह लड़ाई केवल 4 घंटे ही चली थी, किंतु वह महाराणा प्रताप और उनके सहचरों की एक अमर गाथा बन गई। अचरज नहीं जो उनके सम्मान में 21 अगस्त 2007 के दिन हमारे पार्लियामेंट हाउस के सामने चेतक पर सवार महाराणा प्रताप के साथ साथ झाला मान सिंह, भामा शाह, हाकिम खां सूर तथा एक अनुवर्ती प्यादे की मूर्तियां अधिष्ठापित की गई हैं। मगर देखने वाली बात यह है कि झाला सरदार और भील राजा तो अपनी पूरी बिरादरी के साथ वहां मौजूद थे, मगर महाराणा प्रताप की पूरी बिरादरी उनके साथ नहीं थी। उनके अपने ही 2 भाई मुगल सेना में भर्ती हो लिए थे। हम जानते हैं, मैंने कहा, मगर उनमें जो शक्ति सिंह था, उसने उसी लड़ाई के दौरान महाराणा प्रताप की जान भी बचाई थी। जैसे ही उसने एक मुगल सिपाही को अपने घायल भाई पर वार करते हुए देखा, उसने बढ़कर उसे मार गिराया। मगर उनकी पूरी बिरादरी ने उनका साथ निभाया क्या? उन्हें क्या कहेंगे जो मुगलों के सूबेदार बने, सेनापति बने, जागीरदार बने। पहले मुगलों को, फिर अंग्रेजों को कभी खुलेआम तो कभी अपने तहखानों में बनी सुरंगों से हथियार भेजते रहे, घोड़े भेजते रहे, रसद भेजते रहे। लोहार बेटा अपनी मौज में बोला, जब ही मुझे ध्यान आया, हमारी हवेली में भी एक तहखाना है जहां हमेशा ताला पड़ा रहता है, और हमारे पूछने पर मां ने बताया था वह एक ऐसी अंधी सुरंग में खुलता है जहां सांप और छिपकली वास करते हैं। बहन का चेहरा कुमलाया तो मेरा भी उतर लिया। क्यों हमारे पूर्वजों में दृढ़ता की, धैर्य की, सहन शक्ति की कमी रही? यह लड़का अपनी मुरली बजाया करता है। लोहार ने हमें हंसाना चाहा। आप इसकी क्यों सुनते हो? हर कोई त्याग नहीं कर सकता, हर कोई मुश्किल नहीं झेल सकता। क्यों? हम गाड़ुलिया लोहारों में हर किसी ने त्याग नहीं किया? लोहार बेटा उत्तेजित हो लिया। हर किसी ने मुश्किल नहीं झेली, हर किसी ने अपने बाप दादा की 400 साल पुरानी सौगंध नहीं निभाई, हथियार गढ़ने की अपनी कारीगरी नहीं पिछेली, बदले में खेती के औजार पकड़ने को, रसोई के भांडे बनाने को, घोड़ों के नाल ठोकने को, लेकिन दुश्मन का काम कभी नहीं किया, ना अंग्रेजों का, ना मुगलों का। तू किस बिरते पर इन अबोध बच्चों को घेर रहा है? लोहारिन ने बेटे को टोका। ये तो अपने बाप दादा जैसे नहीं, आज नहीं है तो कल हो जाएंगे। लोहार बेटा अपने घोड़े के खुर पर लौट लिया। अपना सा मुंह लेकर हम भाई बहन पिछाड़ी से निकल पड़े। तुम दोनों यहां क्या कर रहे हो? कुतूहली साइस ने हमें रास्ते में रोक लिया। बिटिया, क्या बात है? कुछ नहीं, बहन घबरा गई। क्या अस्तबल से होकर आ रहे हो? साइस को शायद अपनी चुगली को अभिनिश्चयन देना था। तुम्हें इससे मतलब? मैं गुर्राया अपने पिता के अंदाज में। बदस्तूर टहलुओं के साथ उनका अंदाज हमेशा कारगर सिद्ध होता था, निजता की रक्षा हेतु। बहन का हाथ थामकर मैं आगे बढ़ लिया। साइस अपना मुंह नीचा करके अस्तबल का रास्ता नापने लगा। खाना बदोशों की बस्ती से पुलिस जीप खाली लौटी तो हमारे पिता ने बहन का दंड घोषित कर दिया, जो अकल्पनीय था। उसे अब मीलों दूर रह रही हमारी बुआ के शहर के एक स्कूल के छात्रावास में रहना था, और तीसरे दिन बहन चली गई।
हवेली में मैं रह गया अकेले दम, अकेली कहानी के साथ। तो ये थी कहानी। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर मेरे द्वारा सुनाई हुई कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों और परिचितों में शेयर भी करें। बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।